भाग्य का लिखा। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में शामू नाम का एक गरीब किसान टूटी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि एक तेज हवा का झोंका आए और उसका वजूद उड़ जाए। बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और झोपड़ी की छत से बूंदें एक एक करके टपक रही थी। हे भगवान, अब ये छत भी साथ नहीं दे रही। हमारा घर तो पहले ही आधा टूटा हुआ था। अभी बारिश भी लगता है जान लेकर ही मानेगी। मैं दिन भर खेत में इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी इस छत को भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी लगता है किस्मत ही मेरी दुश्मन बन गई है। छत से टपकती बूंदों की आवाज उस रात की चुप्पी में जैसे किसी के आंसुओं की तरह लग रही थी। भीतर कमरे में एक कोने में ललिता पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ सूख चुके थे। बुखार ने उसे बहुत कमजोर बना दिया था। पास ही बैठी थी नन्ही सी गुड़िया, करीब 6 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो हर दर्द को अपनी मुस्कान में ढक लेती है। बाबा देखो, ये पानी की बूंदें खेल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान हमारे ऊपर नाच रहा हो। हाँ बेटा, ये तो हमारे लिए नाचते हैं। जब गुड़िया मुस्कुराती है तो बादल भी खुश होते हैं। कैसे समझाऊं अपनी गुड़िया को कि ये बादल हमारे लिए पानी खुशी नहीं, करीबी का दर्द लेकर आता है। लेकिन मैं उसे कभी ये दुख महसूस नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ललिता ने पास रखे एक बर्तन में बची हुई 2 सूखी रोटियां निकाली, पानी में भिगोकर उन्हें थोड़ा सा नरम किया और हाथ कांपते हुए गुड़िया की ओर बढ़ाया। बेटा, ये ले, खा ले, पेट भर जाएगा। तेरे बाबा ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तुम इसे प्यार से खा लेना। माँ, ये तो रसगुल्ले जैसी है। देखो ना कितनी मीठी है, और मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। हे भगवान, मेरी बच्ची को सूखी रोटी भी रसगुल्ला लग रही है। भगवान, कभी ऐसा दिन भी दिखा देना कि सच में रसगुल्ला खा सके। मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा, लेकिन इसे भूखा नहीं रहने दूंगा। शामू की आंखों से एक बूंद गिरी, पर वो आंसू नहीं था। वो थी वो कसक जो एक बाप तब महसूस करता है जब वो अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी लगता है ये झोपड़ी भी मुझे चिढ़ा रही है। कह रही है तू अपनी बीमार बीबी को दवा नहीं ला सकता, अपनी बेटी के लिए अच्छा खाना नहीं ला सकता। मैं हारूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, चाहे अकेला ही क्यों ना रह जाऊं। मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात बारिश और भी तेज हो गई। झोपड़ी के भीतर सब गीला हो गया, कपड़े, बिस्तर, यहाँ तक कि गुड़िया के रखे कपड़े भी। लेकिन फिर भी वो बच्ची माँ की गोद में सिमटी और हंसते हुए बोली, माँ, हमें छत के नीचे तारे दिखते हैं ना? ये तो शहर के लोग भी नहीं देख पाते होंगे। बेटा, अब हमारी हालत पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे बाबा जल्दी कुछ कर लेंगे, फिर हम भी अच्छे घर में रहेंगे। धीरे धीरे रात बीतती गई, पर उस रात शामू को नींद नहीं आई। वो छत की ओर देखता रहा और सोचता रहा, क्या मेरी तकदीर में सिर्फ ये ही लिखा है? हे भगवान, अगर सच में तू है तो मेरी गुड़िया के लिए कुछ कर देना। मुझे नहीं चाहिए सुख ना पैसा, बस उसकी हंसी को मत छीनना। बस वो मुस्कुराती रहे, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे रात बीतती गई, पर उस रात शामू को नींद नहीं आई। वो छत की ओर देखता रहा और सोचता रहा, क्या मेरी तकदीर में सिर्फ ये ही लिखा है? बारिश रुक गई, सिर्फ झोपड़ी में नहीं, शामू के दिल में भी। एक छोटी सी उम्मीद की लौ जल चुकी थी। झोपड़ी की छत अब भी गीली थी, लेकिन शामू की आंखों में आज एक नई सोच जागी थी। रात की बारिश ने उसके मन को धो दिया था। अब वो और रुकना नहीं चाहता था। अब और नहीं, अब भीख नहीं मांगूंगा किस्मत से। मैं खुद अपनी किस्मत का रास्ता बनाऊंगा। जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगा।
मेरी बेटी को मैं इस हालत में नहीं रहने दूंगा। बाबा, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे कोई हीरो हो, वो फिल्म वाला। ओह मेरी रानी बिटिया, जब तू हंसती है तो लगता है जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हो। बाबा वादा करता है तुझे एक दिन नया घर दूंगा जिसमें बारिश नहीं आएगी, परियों की कहानी आएगी। शामू उस दिन खेत नहीं गया। उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी नई राह पर चलेगा। वो सीधा पहुंचा हरिया काका के पास, जो गांव के सबसे सीधे और समझदार बुजुर्ग आदमी थे। काका, अब मुझसे सहा नहीं जाता। घर की हालत देख ली आपने। ललिता बुखार से तड़प रही है, दवा तक के पैसे नहीं है। गुड़िया को भी ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा। क्या आप कोई रास्ता बता सकते हैं? बेटा, मैं जानता हूं तू मेहनती है। तेरे जैसे लोग बहुत कम हैं जो तकलीफ में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते। सुन, एक काम कर, पुराने कुएं के पास जो सरकारी जमीन पड़ी है ना, वहां कोई खेती नहीं करता। तू कोशिश कर, शायद कुछ उगाए। सरकारी जमीन? लेकिन काका वो तो। बेटा, जब तक तू मेहनत से कुछ कर रहा है और किसी का नुकसान नहीं कर रहा तो भगवान भी तेरा साथ देगा। शामू को जैसे एक नई राह मिल गई थी। अब उसे सिर्फ मेहनत करनी थी और विश्वास रखना था। शामू घर लौटते वक्त रास्ते में नत्थू साहूकार से टकरा गया। वही आदमी जिसने गांव के आधे लोगों से ब्याज के नाम पर उनकी जमीन तक छीन ली थी। अरे सामू, फिर तेरा मुंह देख लिया आज। सुना है तेरी बीबी बीमार है और तू खेत छोड़कर इधर उधर घूम रहा है। तू खुद को मर्द कहता है। ले, मुझसे कुछ उधार ले और हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जा। नत्थू भैया, हम गरीब जरूर हैं, पर इज्जत बेचकर रोटी नहीं खाते। जो मेरे पास है उसी से जी लूंगा, पर तुम्हारे जैसे लोगों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। नत्थू हंसता हुआ चला गया, लेकिन शामू की आंखों में जो आग थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह शामू फावड़ा लेकर निकल पड़ा। सरकारी जमीन पर पहुंचते ही उसने मिट्टी को छुआ और खुद से बोला, ओ मिट्टी माँ, अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तूने सबको अन्न दिया है, बस मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत दे देना। तेरे भरोसे ही आज से अपनी नई शुरुआत कर रहा हूं। वहां दूर दूर तक पानी नहीं था और ना ही उसके पास खेत जोतने को हल था। अगर उसके पास कुछ था तो बस उसकी मेहनत और उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी की मुस्कान। बाबा, मैं भी खेत में पानी डालूंगी। हम मिलकर खेत हरा करेंगे और फिर माँ को खुश करेंगे। हाँ मेरी राजकुमारी, तेरी नन्ही बाल्टी से जो पानी बहेगा वही मेरी ताकत बनेगा। उसी शाम जब शामू थक कर लौटा, झोपड़ी के बाहर एक अजनबी दिखाई दिया। पुराने कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा। क्या ये घर श्यामू का है? हाँ बाबा, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मदद तो मैं करने आया हूँ। कल सुबह कुछ खास होगा। कभी कभी किस्मत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो सब बदल देती है बेटा। वो बिना कुछ बताए जंगल की ओर चला गया। शामू चौंक गया। वो आदमी कौन था? क्या कोई साधु था या कोई सपना? पर शामू के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगी। उस रात शामू ने ललिता का माथा सहलाया और गुड़िया को सीने से लगाकर कहा, तैयार हो जा बेटी, कल से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अब जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हम टूटे नहीं, आज भी हम जिंदा हैं।
बाहर आसमान फिर से बादलों से भर गया था, लेकिन इस बार शामू को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसके मन में सिर्फ एक चीज थी, विश्वास। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हवा में घुल चुकी थी और खेतों में हरियाली झांकने लगी थी। शामू की झोपड़ी से हर सुबह हल्की आवाज आने लगी थी। उसकी मेहनत अब लोगों की नजरों में आने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके खेत की तरफ से गुजरे हैं। अरे देख भैया, ये वही श्यामू है जिसकी बीवी बीमार है और खुद आता पेट खाता है। लगता है भगवान खुद इसके खेत में हल चला रहे हैं। ऐसा जोश तो मैंने सालों में नहीं देखा। ये आदमी वाकई में कुछ कर दिखाएगा। श्यामू बेटा, जब पहली बार तू रोता हुआ मेरे दरवाजे पर आया था ना, तब मुझे लगा था कि तू टूट जाएगा, लेकिन अब तुझे देखकर लगता है कि खुद एक मिसाल बन गया है। तू जानता है, जब तू खेत में पसीना बहा रहा होता है तो पूरा गांव तेरी मेहनत को महसूस करता है बेटा। हम बुजुर्गों के लिए तो तू रोशनी की किरण बन गया है। मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन तेरे जैसा इंसान बहुत कम देखने को मिला है। तू मत डरना दुनिया से, ये गांव वाले तेरे साथ हैं और मैं जब तक सांस है तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा। बाबा, बाबा देखो, देखो मैंने खेत में से फूल तोड़ा। माँ कहती है कि ये फूल भाग्य का है। क्या क्या हम भी अमीर बन जाएंगे बापू? क्या हम भी नए कपड़े पहनेंगे? और क्या माँ ठीक होकर मुझे घोड़ी पर बिठाकर मेले ले जाएगी? बापू, तुम बहुत थक जाते हो ना। चलो आज मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं, जैसे माँ मुझे सुनाती है। गुड़िया, तू तो मेरी दुनिया है। तेरी हंसी ही तो मुझे फिर से जिंदा रखती है। तू जब मुझसे लिपटती है ना, तो मेरी सारी थकान भाग जाती है। मैं वादा करता हूँ बेटा, एक दिन तेरे सपनों का घर बनाऊंगा और फिर उस दिन माँ तेरे लिए नई चूड़ियां लाएंगी और मैं तुझे सबसे बड़े झूले में झुलाऊंगा। शामू, जब मैं देखती हूँ कि तुम दिन भर खेत में काम करके थके हारे लौटती हो, फिर भी हमारे लिए मुस्कुराते हो, तो मेरा दिल भर आता है। मुझे याद है वो दिन जब हम दोनों ने पेड़ के नीचे बैठकर चूल्हे की रोटी खाई थी और तुमने कहा था हम एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ कि लगता है कि वो दिन सच में आ रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है तुम्हारे चेहरे की मेहनत भरी चमक और गुड़िया की मुस्कुराहट। तुम बस चलते रहो, मैं हर सांस तुम्हारे साथ हूं। एक शाम जब शामू खेत से लौट रहा होता है, वही बूढ़ा बाबा फिर से पेड़ के नीचे दिखता है। श्यामू बेटा, तुझे मैंने पहले ही कहा था कि तू विशेष है। याद रखो, कठिनाई किसी को तोड़ने नहीं आती, वो तो भगवान की परीक्षा होती है और तू अब तक हर परीक्षा में पास हुआ है। अब तुझे एक और मोड़ मिलेगा जीवन में, जहां तुझे अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करना होगा। आगे चलकर लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, बस अपने हृदय की आवाज सुनता रह। बाबा, आप कौन हैं? हर बार आप ऐसी बातें करते हैं जैसे मेरे मन की बात जान लेते हो। बेटा, मैं कौन हूं यह जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तू कौन बन रहा है और क्या ये गांव तुझे याद रखेगा। इतना कहकर बाबा फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। गांव वालों, आज हम एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। श्यामू जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि मेहनत और आत्मविश्वास सबसे बड़ी दौलत होती है। मैंने पंचायत में प्रस्ताव रखा है कि जो खेत बरसों से बेकार पड़ा है, उन्हें ऐसे मेहनती लोगों को सौंपा जाए। हम सब मिलकर इस गांव को बदल सकते हैं। अब हमें लोगों को उनकी जात, गरीबी या पुराने गुनाहों से नहीं, उनके आज के कर्म से परखना होगा। मैं खुद श्यामू की खेत में जाकर उसकी मदद करूंगा और पंचायत की तरफ से उसे बीज और बैल भी दिलवाए जाएंगे। गांव अब जाग चुका था। शामू की मेहनत एक चिंगारी बन गई थी जो अब पूरे गांव को रोशन करने वाली थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब शामू को वो करना था जो शायद किस्मत ने नहीं लिखा था, पर उसने अपने पसीने से लिखा था। अगली सुबह
एक नई शुरुआत हुई। सूरज की किरणें खेतों में फैली हरी भरी फसलों में नृत्य कर रही थी। कुछ ही देर में गांव की गलियों में हलचल बढ़ गई। मगर उस दिन कुछ खास था। एक खौफनाक खबर आई थी जिसने सबकी नींदें उड़ा दी थी। अरे अरे भाई सुनिए, हमारे पास के गांव भाटीपुर में एक बुरी बीमारी फैल रही है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कोई जानलेवा बुखार हो। लोग बुरी तरह से मर रहे हैं। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर ये बीमारी हमारे गांव तक पहुंच गई तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमें तो ये खबर आई थी कि वहां के लोग किसी से भी संपर्क नहीं कर रहे, नहीं तो ये बीमारी हमें भी हो सकती है। बाबा, क्या हमें इस बीमारी से डरना चाहिए? हम तो भाटीपुर से दूध, सब्जी और दूसरे सामान लेते हैं। कहीं ये बीमारी हमारे गांव में भी ना फैल जाए। डरने से कोई काम नहीं होगा बेटा। इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो ईश्वर के बलबूते से ज्यादा ताकतवर हो। मुझे पता है इस गांव में अगर कोई जानलेवा बीमारी आए तो उसे हराने का हौसला इस गांव के लोगों के पास ही होगा। हम डरेंगे नहीं। गांव में डर फैलने लगा था। लोग घरों में बंद हो गए थे। हरिया काका ने निर्णय लिया कि मुखिया से मिलकर रास्ता निकाला जाएगा। शामू का चेहरा कुछ अजीब था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा हो। हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि बीमारी का स्रोत क्या है, और लोग धीरे धीरे डरकर घर में बंद हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि सबकी जिंदगियां खतरे में आ जाए। श्यामू, तुम गांव के सबसे होशियार आदमी हो। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? रघु भैया, डर से कोई रास्ता नहीं निकलता। जो काम हमें करना है वो हमें अभी करना होगा। हम इस बीमारी से नहीं डरेंगे। हम अपनी जान की बाजी लगाकर अपने गांव को बचाएंगे। गांव में वैद्य आएंगे, दवाइयां आएंगी, और सबसे पहले हमें अपने गांव के लोगों को समझाना होगा। शामू ने कोई समय बर्बाद किए बिना फैसला किया कि वो शहर से वैद्य और दवाइयां लाएगा। ये निर्णय बहुत बड़ा था, क्योंकि शहर तक पहुंचने के लिए उसे बीमार गांव से होते हुए जाना था, जहां संक्रमण का खतरा था। लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्यामू बेटा, तेरा हौसला देखकर मैं हैरान हूँ। तुम अकेले गांव को बचाने निकले हो, लेकिन ये तो तुमने जो संकल्प लिया है यही हमारे गांव की असली ताकत है बेटा। अब तुझे ये रास्ता चुनने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तू अपनी जान की बाजी लगाकर निकला है। काका, अगर अपने गांव के लिए जान की बाजी ना लगाऊं तो फिर किस काम का हूं? यहाँ हर खेत, हर घर मेरे लिए मायने रखता है। मेरी जिंदगी तो इस गांव की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। हम एक हैं, और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। और शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई गांव में बीमार लोग पड़े मिले, लेकिन वो बिना डर के, बिना रुके आगे बढ़ता रहा। वो सोच रहा था, मेरे गांव का भविष्य सिर्फ मेरे कदमों पर निर्भर करता है। अगर मैं हार गया तो मेरी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। भगवान, मेरी जिंदगी में ये मौका क्यों आया मुझे पता नहीं, मगर जो भी हो, मैं इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी गांव वालों के लिए लड़ाई के रूप में उपयोग करूंगा। शहर पहुंचकर शामू ने वैद्य से मुलाकात की और अपनी चिंता जताई। वैद्य की आंखों में गहरी चिंता दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में भी उम्मीद थी। वे जानते थे कि शामू जैसा आदमी अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने जो किया वो न सिर्फ मदद थी बल्कि एक उदाहरण भी है। तुम जानते हो कि इस बीमारी का इलाज आसान नहीं, लेकिन तुम बिना एक पल भी देरी किए हमारे पास आए। तुम्हारी मेहनत और उम्मीद ने इस पूरे संकट के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई है। अब हम दोनों मिलकर तुमसे वादा करते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, तुम्हारे गांव को हम बचाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। वैद्य जी, जब तक मेरा गांव सुरक्षित नहीं होगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। चाहे मुझे अपना सब कुछ खोना पड़े, लेकिन मैं अपने गांव को तबाह नहीं होने दूंगा। और मैं जानता हूं इस रोग को हराने में हम सफल होंगे। वैद्य और शामू साथ साथ गांव वापस लौटे। रास्ते में शामू का दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी।
गांव पहुंचते ही शामू ने गांव वालों को एकजुट किया। सभी ने डर और घबराहट को एक तरफ रखा और बीमारी से लड़ने का संकल्प लिया। गांव वालों, अब हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। अगर हम सब एक साथ मिलकर लड़ें तो हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हम सब मिलकर इसे मात दे सकते हैं। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। शामू ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर जिस तरह बीमारी को हराया, वो एक मिसाल बन चुका था। लेकिन शामू का दिल अभी भी एक गहरे दर्द से भरा हुआ था, जो वो किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे हर रात अपने सपनों में वो खौफनाक मंजर दिखाई देता था। वो रात के अंधेरे में भी अपने लिए कुछ कर पाने का जुनून महसूस करता था। क्या मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत में ही बर्बाद हो जाएगी? क्या कभी मेरी मेहनत का असल फल मिलेगा? मैं तो बस एक सपना लेकर जी रहा हूं, लेकिन क्या वो सपना सच हो पाएगा? शामू ने गांव में एक स्कूल खोलने का सपना देखा था। वो जानता था कि अगर उसकी बेटी गुड़िया और गांव के दूसरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो उनका भविष्य बदल सकता है। लेकिन उसे ये सब इतना आसान नहीं लगता था। उसकी जेब खाली थी और गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी उसने सोचा, कभी तो कोई रास्ता मिलेगा। पापा, क्या हम सचमुच गांव में एक स्कूल खोल पाएंगे? मुझे तो लगता है कि अगर हम सभी बच्चे पढ़ाई करें तो हम अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमें और हमारे गांव को कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बेटी, एक ना एक दिन इस स्कूल को हम जरूर खोलेंगे। ये मेरा सपना है। जब ये सपना मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। हम जो भी कुछ करेंगे वह हम सब मिलकर करेंगे। गुड़िया की आंखों में उम्मीद की चमक थी। शामू को भी लगता था कि अगर वो गांव को शिक्षा देने में कामयाब हो गया तो इस गांव का भविष्य बदल जाएगा। लेकिन जीवन कभी इतना आसान नहीं होता। श्यामू, मैंने सुना है कि गांव की शिक्षा के लिए कोई नई योजना लेकर आ रही है सरकार। लेकिन इस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम गांव में स्कूल बना सके। हमें कोई मदद चाहिए। रघु, तुम सही कह रहे हो, लेकिन श्यामू के पास ऐसा हौसला है जो किसी भी समस्या को हल कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें एक रास्ता दिखाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारी अगली पीढ़ी को भी वो सब कुछ मिले जो हमें नहीं मिला। आप सही कह रहे हैं काका। मैं जानता हूं ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब साथ में आए तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है और हमें यह हथियार अपने बच्चों को देना है। समय के साथ शामू और गांव वाले अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। उन्होंने खेतों में काम करते हुए कुछ पैसे जमा किए और सरकार से स्कूल के लिए मदद की गुहार लगाई। लेकिन रास्ते में कई चुनौतियां आ रही थी। एक और समस्या थी गांव के बाहर से कुछ लोगों का आना, जो शामू की योजनाओं में खलल डालना चाहते थे। श्यामू भाई, ये लोग जो बाहर आकर हमारे काम में रोड़े अटका रहे हैं, ये हमें हमारे हक से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन्हें कोई जवाब देना होगा, वरना हमारी मेहनत बेकार जाएगी। बालकिशन, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारा काम सही है और अगर हम सच्चाई के साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। हमें शांति से काम करना होगा। अगर हम एकजुट हो जाएं तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। शामू का दिल तो पूरी तरह से शिक्षा के लिए लड़ाई में लगा हुआ था, लेकिन उसकी चिंताएं बढ़ रही थी। गांव में एक नई समस्या आ गई थी। शामू की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वो बीमार होने लगी। वैद्य को बुलाने पर पता चला कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। ये खबर शामू के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस बीमारी को हराएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। तुम चाहे जो चाहो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। शामू, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम अपने सपने को जरूर पूरा करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से
तुम रुको, तुम अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये रास्ता बनाओ। शामू की पत्नी की बातें उसे और भी मजबूत बना देती है। वो अपनी पत्नी की इच्छा को समझता है। वो जानता था कि इस समय की तकलीफ अस्थायी है, लेकिन उसके बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए उज्जवल होगा। शामू के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी थी, लेकिन अब वो एक और लड़ाई के लिए तैयार था। वो लड़ाई अपनी पत्नी के इलाज की थी और साथ ही एक और बड़ी लड़ाई अपने गांव में शिक्षा का सपना पूरा करने की। सब कुछ खोने के डर के बावजूद शामू ने कभी हार नहीं मानी। आज मुझे अपने गांव के बच्चों के लिए एक नया भविष्य बनाना है। हम सब ने कड़ी मेहनत की है और हमें किसी भी मुश्किल का सामना बिना डर के करना ही होगा। मैं यह साबित करूंगा कि मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। अब शामू ने तय कर लिया था कि वो गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलेगा ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई मिल सके। इसके लिए शामू ने कुछ जमीन बेच दी, कुछ पैसे एकत्रित किए और सरकारी मदद के लिए आवेदन किया। लेकिन रास्ते में कुछ और समस्याएं भी सामने आई। गांव के बाहरी दबंग अब और भी आक्रामक हो गए थे। वे शामू की मेहनत को बेकार करने की कोशिश कर रहे थे। श्यामू भाई, ये लोग हमारे सपनों को मिटाने आए हैं। हम इन्हें अब और कुछ नहीं करने देंगे। यह जो स्कूल का सपना तुम देख रहे हो वह किसी भी हालत में पूरा होगा, चाहे कुछ भी हो। बालकिशन, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत सच्ची है और कोई भी ताकत हमें हमारा हक नहीं छीन सकती। हमें साथ मिलकर एकजुट होकर खड़ा होना होगा। हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे लिए सबसे कीमती है। शामू और गांव वालों ने मिलकर बाहरी दबंगों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। कई दिनों तक तनाव के बीच जीने के बाद गांव वालों ने हार नहीं मानी। शामू के संघर्ष ने उन्हें ताकत दी। अब शामू ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने गांव में पहला स्कूल खोला। आज हमारे गांव में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं, एक उम्मीद है। ये स्कूल हमारे बच्चों के लिए भविष्य को संवारने का रास्ता है। हमारे बच्चे को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाबा, ये सचमुच बहुत खूबसूरत है। अब हम पढ़ लिख कर दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। हम और हमारे दोस्तों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है बाबा। शामू के चेहरे पर एक सुकून था। उसने जो सपना देखा था वो अब सच हो चुका था। गांव में अब एक स्कूल था जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी का इलाज भी करवाया। श्यामू बेटा, तुमने जो किया वो किसी महान काम से कम नहीं। तुमने ना केवल अपने बच्चे को बल्कि हमारे पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। तुम हमारे लिए एक आदर्श हो बेटा। काका, ये सब आपके आशीर्वाद और सबकी मदद से हुआ है। हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग साथ ना होते तो ये सब कभी ना हो पाता। मुझे गर्व है कि मैं इस गांव का हिस्सा हूँ। गांव में खुशियां लौट आई थी। शामू की पत्नी अब स्वस्थ हो चुकी थी। अब शामू के चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने कभी अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोची थी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो गुड़िया। तुम्हारे बाबा ने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है बेटा। तुम हमेशा अपने बाबा की तरह मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ो। माँ, बाबा ने जो हमें दिया है वो अनमोल है। अब मैं भी बड़े होकर अपने गांव और अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई में सबसे आगे रहूंगी और अपने पापा के सपने को पूरा करूंगी। और इस तरह शामू की यात्रा पूरी हुई। उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि अपने गांव और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवार दिया। शामू ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान के दिल में सही इरादा हो तो कोई भी कठिनाई उसे अपने रास्ते से हटा नहीं सकती।